गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कैरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उस चैप्टर के अंदर अपना पहला टॉपिक था परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पढ़ा जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद अपन ने थॉमसन का परमाणु मॉडल और उसके बाद अपन ने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जैसे कि अपन एक मोबाइल यूज करते, नया मॉडल आता तो पुराना मॉडल पुराना हो जाता, उसको खारिज कर दिया जाता था। उसी तरह से जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया उसमें कुछ कमी रही जिसको रदरफोर्ड के मॉडल ने पूरी की, और रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी रही वो 10वीं क्लास का लास्ट परमाणु मॉडल जो है नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, उसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। किसके आधार पर दिया था? हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। जैसा अपन सब जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु होता है जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक कोष होता है। चलो अब बात करते हैं नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणाएं क्या थी। तो नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की सबसे प्रथम मुख्य अवधारणा ये थी कि परमाणु के मध्य में नाभिक उपस्थित होता है। परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक उपस्थित होता है, और उस नाभिक के अंदर, उस नाभिक में परमाणु का धनावेश, क्या कहेंगे, परमाणु का कुल धनावेश और द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। दो चीज़ें कहाँ होती है? परमाणु के नाभिक में। इस बात को रदरफोर्ड ने भी अपने मॉडल में कही थी। दूसरा जो रदरफोर्ड के मॉडल से कुछ अलग था वो क्या बात थी? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। कुछ इस तरह से वर्ताकार पथ बनते हैं और उस वर्ताकार पथ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। ये इन्होंने अपने मॉडल के अंदर कहा। वर्ताकार पथ जैसे 1, 2, ये तीसरा वर्ताकार पथ और ये चौथा वर्ताकार पथ। तो अपन क्या कहेंगे कि ये वर्ताकार पथ संख्या 1, ये वर्ताकार पथ दूसरा, ये वर्ताकार पथ तीसरा और ये वर्ताकार पथ चौथा। तो इन चारों वर्ताकार पथों का जो केंद्र है वो क्या है? नाभिक रहता है, और उस नाभिक के चारों ओर एक सकेंद्रीय रूप से ये वर्ताकार पथ होते हैं। और नील्स बोहर ने इन वर्ताकार पथों का नाम दिया ऊर्जा स्तर। क्या नाम दिया? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। और इन ऊर्जा स्तर को दर्शाया जाता है एन से। क्या नाम दिया? ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा के वृत्ताकार पथों में परिक्रमा करते हैं। वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। ये बात किसने कही? नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल के अंदर कही कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार पथ में अपनी परिक्रमा करते हैं। जैसा मान लो ये पहला ऊर्जा स्तर या पहला कोष, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन, तो ये इन पथ के अंदर ही परिक्रमा करते हैं। इन वर्ताकार पथों का क्या नाम दिया गया? सीधा लिख देता हूँ अपन, ऊर्जा स्तर, या फिर कभी कभी अपन इसको कक्षा या फिर कोष भी कहते हैं। ये इनके अलग अलग नाम हैं। एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, ये इनके और भी नाम है जिससे अपन इनको जानते हैं। अब अपन इसके बाद आगे बात करते हैं कि इन ऊर्जा स्तर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एन से। ऊर्जा स्तर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एन से। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल एन मतलब पहला ऊर्जा स्तर 1, इसके लिए एन का मान क्या होगा? तो कहेंगे 2। इसके लिए एन का मान क्या होगा? तो अपन कहेंगे 3। और चौथे ऊर्जा स्तर के लिए एन का मान क्या होगा? तो अपन कहेंगे 4। तो अपन कभी भी कहेंगे कि ऊर्जा स्तर एन, क्या कहेंगे? ऊर्जा स्तर एन, ध्यान रखना स्मॉल एन हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसका मान हमेशा पूर्णांक में होता है, मतलब शून्य इसका मान कभी नहीं होता। और इनके मानों को क्रमशः अपन के, एल,
एम एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि ऊर्जा स्तर पहला है मतलब n बराबर 1 है तो अपन उसको किससे लिखेंगे, k से। 2 है तो l से, 3 है तो m से, और 4 है तो उसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 4, या फिर लिख सकते हैं k l m और n। इस प्रकार से इन ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात जो ऊर्जा स्तर और ऊर्जा स्तर को n से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गई। इसके बाद अपन चौथी बात करते हैं कि किसी भी कक्षा में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक कक्षा है, कक्षा पहली, इसमें यदि ये इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है तो जब भी कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पर घूर्णन करती है तो उसके द्वारा कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। और ये जो कोणीय संवेग होता है इसका मान क्या होता है, mv r। क्या होता है, mv r, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा उसका मान कितना होगा, h/2π, या फिर इसके गुणज में होता है। तो घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का मान h/2π ये इसके गुणज में होता है। और अलग अलग कक्षा के लिए अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, mv r = nh/2π। अब आप पूछ सकते हो कि सर m क्या है, v क्या है, r क्या है, h क्या है, 2 क्या और पाई क्या है। तो इनके बारे में बता देता हूँ। जैसा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक शब्द संवेग, क्या पढ़ा होगा, संवेग, जिसको अपन बोलते हैं p। ठीक है, वहाँ 9th में अपन ने पढ़ा था कि रेखीय संवेग। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कौन से संवेग की, कोणीय संवेग। जब रेखीय संवेग की बात करते हैं तो वो होता है p = mv, और कोणीय संवेग क्या होता है, p = mv r। क्या हो जाता है, mv r, एंगुलर मोमेंटम। तो ठीक है, अब m क्या है, तो m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या हो जाएगी, त्रिज्या। r क्या हो जाएगा, त्रिज्या। कौन सा कक्षा में बात कर रहे हैं, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, तो वो हो जाएगी त्रिज्या। इसके बाद n क्या है, तो n बताएगा यहाँ पे कक्षा को, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है। h क्या है, तो h अपन बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या नियतांक है, प्लांक नियतांक, जो प्लांक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। और 2 का मतलब आप जानते ही, और पाई का मतलब आप जानते हैं। तो ये हो गया कोणीय संवेग होता है mv r = h/2π या nh/2π। अलग अलग कक्षा के लिए इसको लागू करने के लिए इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे वाला पॉइंट इसको एक बार साफ करके लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में है तो वो उस कक्षा में घूर्णन करते समय न तो ऊर्जा ग्रहण करता और नई ऊर्जा को छोड़ता है, न तो ऊर्जा ग्रहण करेगा और नई ऊर्जा को त्यागेगा। उसकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक वो एक ही कक्षा में घूर्णन करता है। यही बात थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ कि इलेक्ट्रॉन घूर्णन करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी और वो घूमता 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 नाभिक के अंदर गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। उसका जवाब दिया था नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल के अंदर कि घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन में कोई एनर्जी में परिवर्तन नहीं होता है। अब नई बात क्या थी, नील्स बोर बताते कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में घूर्णन कर रहा है, मान लो दूसरी क्लास में, जैसे मान लो पहली क्लास में ये घूर्णन कर रहा है और यहाँ इसको अपन बाहरी किसी स्रोत से ऊर्जा देते हैं। बाहरी स्रोत से क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं। तो वो क्या करेगा, बाहरी स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को ग्रहण करके कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर मतलब बाहरी कोश। जैसा कि मैंने पहले बताया, बाहर जाने पर ये ऊर्जा स्तर बदलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये निम्न ऊर्जा स्तर और ये हो जाएगा सबसे बाहरी उच्च ऊर्जा स्तर। अंदर वाले ऊर्जा स्तर से बाहर जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, कक्षा की ऊर्जा का मान बढ़ता है। मतलब पहली कक्षा की तुलना में दूसरी कक्षा, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी कक्षा की ऊर्जा का मान हमेशा क्या होगा, अधिक होता है।
तो बाहरी स्रोत से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब ये सेम कंडीशन हो सकती है कि यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है, मान लो तीसरे कोष में है, और वो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा जो उसने बाहर से ग्रहण की है उसको त्याग कर कहाँ आ सकता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो अपनी ऊर्जा को त्याग करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से बाहरी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो बाहरी स्रोत से ऊर्जा को ग्रहण करता है। ये नील्स बोर ने अपने सिद्धांत में कहा। और इसके अलावा मुख्य बात कि ये जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, मतलब डेल्टा ई इजिकल टू क्या होगा, E2 माइनस E1, मतलब अंतिम ऊर्जा स्तर माइनस प्रारंभिक ऊर्जा स्तर। इस तरह से नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल को समझाया। इसी प्रकार से 10वीं क्लास का और वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको कंटिन्यू स्कूल द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसकी सूचना समय समय पर मिलती रहेगी और आप घर बैठे बढ़िया एजुकेशन ले सकते हैं, आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, इसके आगे जैसा कि अपन सब जानते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नील्स बोर का परमाणु मॉडल और भी ज़्यादा विकसित और बढ़िया ढंग से इन्होंने अपने मॉडल को समझाया था। इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के बारे में इन्होंने बात की थी, ऊर्जा स्तर के बारे में बात की थी, और ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन किस प्रकार होता है उसके बारे में भी इन्होंने अच्छी तरह से समझाया। लेकिन उसके बावजूद नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अंदर भी कुछ कमियां रह जाती है। तो वो कमियां क्या थी उनके बारे में अपन बात करते हैं। 3 कमियां हैं। सबसे पहली 10वीं क्लास के लेवल से अपन पढ़ रहे हैं, तो यदि कोई 11th का बच्चा इसे देख रहा है तो वो ध्यान रखे कि ये 10वीं का लेवल है। 11th के लेवल के अंदर अपन नील्स बोर के परमाणु मॉडल का विस्तृत रूप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कमियां क्या थी? सबसे पहली कमी ये थी कि यह मॉडल, पहले जैसा मैंने बात की थी, ये मॉडल किस पे बेस्ड था? हाइड्रोजन परमाणु, मतलब एक इलेक्ट्रॉनीय संरचनाओं पर आधारित था, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, कैसे? अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल से नहीं समझा जा सकता था। इस मॉडल से नहीं समझा जा सकता, मतलब यदि इन्होंने जब बताया तब इन्होंने 1 और 2 कोष का ही सहारा लिया था, और इसके आगे वाले ऊर्जा स्तर, आगे वाली कक्षाओं की क्या ऊर्जा होगी, क्या इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, क्या विन्यास होगा, उसके बारे में ये मॉडल अच्छी तरह से नहीं बता पाता है। आगे फिर दूसरी कमी इसकी ये थी कि जब अपन ने बात की कि रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने अपने वर्णन के अंदर बताया, इन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रम सीरीज का भी इसमें वर्णन किया। लेकिन एक और कमी ये रह गई कि जो रेखीय स्पेक्ट्रम में उच्च भेदन क्षमता वाले यंत्र से देखने पर पता चलता है कि रेखीय स्पेक्ट्रम भी छोटी छोटी रेखाओं में बटा होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम को जब बड़े उच्च यंत्रों द्वारा देखा गया तो पता चला कि वो भी छोटी छोटी और लाइनों में बटा हुआ होता है, जिसके बारे में ये मॉडल नहीं बता पाता। और सबसे लास्ट जो तीसरा है, किस प्रकार से 2 परमाणु जुड़ के अणु बनाते हैं, तो अणु संरचना के बारे में भी इस मॉडल से स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। तो ये थी नील्स बोर का परमाणु मॉडल। एक बार पुनः मैं आपका ध्यान बोर्ड पे लाऊंगा। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जिसमें अपन ने बात की कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। और नाभिक नाम सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था, नाभिक, और किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड, जिसका मॉडल अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। उसके बाद में परमाणु के नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से अलग अलग ऊर्जा स्तर कक्षाएं होती है। इन ऊर्जा स्तर को n से दर्शाया जाता है। प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसका मान हमेशा पूर्णांक में होता है, और इन ऊर्जा स्तरों को क्रमशः प्रतीक के LMN द्वारा दर्शाया जाता है। प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय और चतुर्थ, जैसे जैसे अंदर से बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो कक्षा की ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। मतलब अंदर वाली कक्षा, मतलब पहली कक्षा की ऊर्जा कम होगी और लास्ट वाली ऊर्जा
ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि किसी भी कक्षा में या किसी भी ऊर्जा स्तर में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR, क्या चीज़, कोणीय संवेग MVR क्या होता है, h/2π के इक्वल होता है। और अलग अलग कक्षाओं पर आधारित लागू करने के लिए अपन लिखते हैं MVR = NH/2π। इसके बाद अपन बात की कि किसी भी कक्षा में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा न तो अपनी ऊर्जा नष्ट की जाती है और न ही उत्सर्जित की जाती है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कब होगा, उसके लिए इसने बताया कि जब बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तब वो ऊर्जा का अवशोषण कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में अनियंत्रित होते हैं या अस्थायी होते हैं तो वो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को त्याग करके निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं, उसे बोलते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन अपन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन। इसके लिए सूत्र दिया गया कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो डेल्टा E मतलब ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो इस तरह से नील्स बोर का परमाणु मॉडल अभी तक दिए गए थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल से कई गुना बेहतरीन था, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर कुछ कमियां रहती है। कमियां कौन कौन सी है कि यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को नहीं समझा सकता है। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम के अंदर प्राप्त होने वाली छोटी छोटी लाइनों को भी वर्णन इस मॉडल से नहीं किया जा सकता। और लास्ट है कि किस प्रकार परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं, उसकी व्याख्या इस मॉडल से नहीं की जा सकती। यहाँ तक होने के बाद में कक्षा 10 के चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। यहाँ तक अपन ने परमाणु मॉडल से संबंधित सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। धन्यवाद।